क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है, ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है 11th डिप्लोमा BSc नर्सिंग, CET CUET, पैरामेडिकल NDA CDS वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती हैं। तो वो बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 11 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ मैटर, ये हम लोग चैप्टर कर रहे थे। इसमें एक लेक्चर हो गया था। आगे आज हम लोग उसके आगे करने जा रहे हैं, और वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डी मेंडलीव, और इनका ये लाइव दे रखा है। कब से कब तक थे? 1834 में इनका पैदाइश था, 1907 में इनका डेथ हो गया, और रशियन केमिस्ट थे। ये तो हमने बताया था। बताते कि जो मेंडलीव थे उन्होंने भी जो एलिमेंट को अरेंज किया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जैसे पुराने भी कर रहे थे। न्यूलैंड का देखते हैं, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से कर रहे थे। लूथर मेयर और बहुत सारे लोगों को देखा कि सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के बेस पे क्लासिफिकेशन किए थे, और उसी तरह से ये मेंडलीव ने भी किया वही। और क्या बताया कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट द प्रॉपर्टीज रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज अकर्स, यानी जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं या एटॉमिक वेट पे अरेंज करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट करते हैं। ये मेंडलीव का स्टेटमेंट था। क्या बताते हैं कि मेंडलीव जो है क्लासिफिकेशन तो किए उसी तरह से जैसे पुराने भी कर रखे थे, लेकिन क्या देखा गया कि मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा पुराने वाले जो क्लासिफिकेशन था उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा चेंजेस थे। क्या चेंजेस थे वो हम बता, लेकिन क्या किया कि उसके जो अरेंजमेंट था, जो उसका अरेंजमेंट था उस टाइम में लोगों ने देखा कि वो जो अरेंजमेंट है वो कोई नया नहीं है, उसमें कोई नयापन नहीं है, इसलिए उसको लोगों ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया उस टाइम में। लेकिन बताते हैं कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिस वक्त इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारी चीज़ें पता थे, तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है उस हिसाब से जब एलिमेंट को अरेंज किया गया तो क्या देखते हैं कि जितना अरेंजमेंट मॉडर्न पीरियोडिक, जिस तरह से एलिमेंट को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है ठीक उसी तरह से मेंडलीव ने भी किया था। कुछ बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो मॉडर्न के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया तो क्या देखते कि जो मेंडलीव का अरेंजमेंट था वो फिर वही उसी तरह से है, और जहाँ पे मेंडलीव ने किसी एलिमेंट को रखा था वो एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उसी जगह आ रहा है। तो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना उसके बाद मेंडलीव के क्लासिफिकेशन को सिग्निफिकेंस मिला, यानी इम्पोर्टेंस मिला कि यार इसमें अच्छा इतना अलग तरीके से किया था उसने। उस ज़माने में ये बात तो किसी ने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि इतना अलग अलग तरीके से किया था, इतनी सारी चीज़ों को उसने ध्यान किया था। क्योंकि उस ज़माने में लगा कि क्या कि उसने ऐसे ही बना दिया, तो उसको जीते जी कोई उसको नहीं हुआ। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जब नए बिल्कुल नए कंसेप्ट के हिसाब से अरेंज किया है, तो अब उसको पुराने वाले को मैच करके देखते हैं कि जो पुराने वाले जो लोगों ने दिए थे उनका पीरियोडिक टेबल क्या मॉडर्न से मैच कर रहा नहीं कर रहा। तो क्या देखते हैं कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है जहाँ पे मेंडलीव ने एलिमेंट को रखा था मॉडर्न में भी उसका वही जगह है। और कुछ तो ऐसी बातें उसने बताई थी मेंडलीव ने, उस वक्त नहीं था, बाद में उसने ये भी कहा कि मैं बाद में डिस्कवर होगा, और उसकी प्रॉपर्टीज भी बता दिया उसने। और जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो पता चला वो प्रॉपर्टीज जो उसने बताया था बिल्कुल वैसे ही मैच किया। तो क्या कहना चाह रहे हैं
कि जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन है वैसे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से था, कोई नयापन नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें उसने ऐसे की थी जो उस वक्त लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसी की वजह से उसको रिकग्नाइजेशन नहीं मिला मेंडलीव को। लेकिन मॉडर्न के पीरियोडिक बनने के बाद उसकी एक पहचान मिली। तो अब देखते हैं हम लोग मेंडलीव ने क्या क्या और कैसे कैसे यूनिकनेस था, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या यूनिकनेस था वो हम बताने जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो इन क्या बताया कि जो मेंडलीव का कि जो एटम्स जो एलिमेंट थे उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से रिपीट करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन हम अभी मैं अटैच कर दूंगा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने बनाया था अपने टाइम में, वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप लोग देखिएगा। क्या बताया कि एक जो डिफरेंस बनाया था वो देखिए कि एक आयोडीन है, इसका मास जो ना 126.9 था, और एक टेलुरियम है। ठीक है, क्या देखते हैं कि मेंडलीव का जो यूनिकनेस था उसमें एक ये वाला आयोडीन है एंड टेलुरियम है। क्या उसका यूनिकनेस है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से ये 126.9 है, ये 127.6 है, तो किसका मास ज़्यादा है, ये टेलुरियम का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से आयोडीन के बाद टेलुरियम आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से बाद में रखा, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने, जबकि इसका मास एटॉमिक मास ज़्यादा है आयोडीन के रिस्पेक्ट में, फिर भी वो पहले कर दिया। क्यों किया उसने कि क्या देखा कि आयोडीन का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या जो आयोडीन कंपाउंड्स बनाता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इसके कंपाउंड से मैच करता था। यानी जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जिस तरह के कंपाउंड बनाते हैं उसी तरह का कंपाउंड आयोडीन बनाता है। और ये जो है ये 7th पीरियड में आते हैं, ठीक है, 7th पीरियड में आते हैं। और एटॉमिक मास के हिसाब से आयोडीन जो आ रहा था वो 6th पीरियड में आ रहा था एटॉमिक मास के हिसाब से, और टोलरीन 7th पीरियड में आ रहा था ये एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन प्रॉपर्टीज से मैच नहीं कर रहा था। तो इसने क्या किया, आयोडीन को बाद में कर दिया और ये यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, क्योंकि इसका केमिकल बिहेवियर इसके साथ मैच कर रहा था, जबकि इसका मास टोलेरियम के मास, और टोलेरियम को 6 नंबर में कर दिया, यानी टोलेरियम को 6 में किया और आयोडीन को बाद में कर दिया, ये इंटरचेंज कर दिया। और इसके केमिकल, तो क्या यहाँ पे किया उसने कि जो आयोडीन था उसका जो केमिकल बिहेवियर था वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से मिलता जुलता था, तो उसने आयोडीन को उठा के उसके ग्रुप में कर दिया, जबकि उसका मास टेलोरियम के मास से कम था। मास के अगर हिसाब से अगर अरेंज करना था तो फिर उसको टेलोरियम पहले, आयोडीन पहले आना चाहिए था, लेकिन इसको उसने इग्नोर कर दिया। और किसको कंसीडर किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उनका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे थे, तो हमारा जो एम था क्लासिफिकेशन का वो ये था कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो वो एक ग्रुप में आ जाए। मास को उसने वहाँ पे इग्नोर कर दिया, सेकेंडरी कर दिया, केमिकल प्रॉपर्टीज को प्राइमरी कर दिया। तो इस तरह से आयोडीन को इधर कर दिया और टोल्यूरियम को इधर कर दिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या देखा गया कि जहाँ पे आयोडीन को उसने आगे पीछे करके कर दिया है, आयोडीन फिर मॉडर्न में भी इसी ग्रुप में आता है, इसी ग्रुप में 7th ग्रुप में आता है आयोडीन मॉडर्न में भी। तो क्या समझ में आया कि उस जमाने में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं था, एटम के बारे में जानकारी नहीं थी, उस जमाने में उसने केमिकल प्रॉपर्टी से कितना डीपली एनालिसिस किया, कितना डीपली उसकी थिंकिंग थी, ऑब्जर्वेशन था, जिसके हिसाब से उसने इसको यहाँ रख दिया और इसको इधर कर दिया, और बाद में देखा तो फिर वही बिल्कुल सही फिट बैठा। तो इसके बिहाफ पे एक पहचान बनी। लेकिन जिस जमाने में पहले वो दिया था, क्योंकि जब ये पीरियोडिक टेबल आया, कब आया था, 1869 में इसने पब्लिश किया था। उस वक्त कोई नहीं उसे बोले कि क्या बोले कि भाई ये तो पुराने को कॉपी कर लिया और थोड़ा इधर उधर मैनिपुलेशन कर लिया है और फिर पब्लिश कर दिया है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं, अब मॉडर्न पीरियोडिक जब आया तो पता चला कि नहीं, जहाँ पे आयोडीन उसने रखा है आज भी वो वहीं पे आया है। लेकिन वो कब,
उस तरह से, तब तो उसने ये सोच के डाला था केमिकल प्रॉपर्टीज, मास के हिसाब से करता तो आगे पीछे होना चाहिए था। तो ये एक उसने बातें यहाँ पे बताई उसने, और ये इसकी वजह से एक पहचान मिला। ये एक हो गया यूनिकनेस, उसके क्लासिफिकेशन में ये यूनिकनेस था उसका, हट कर था दूसरे से। अब देखो एक दूसरा क्या उसने बताया, क्या यूनिकनेस है, क्या उसका उसके क्लासिफिकेशन में क्या अलगपन था, तो वो हम दूसरा बता रहे हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया आयोडीन का, और ठीक है, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रहा था उसको उसने प्रीफर किया, मास को उसने आगे पीछे इग्नोर कर दिया, सेकेंडरी ले लिया। ठीक है, मेन जो एम था क्लासिफिकेशन, सेम प्रॉपर्टीज वाले एक ग्रुप में आ जाए, तो उसने सेम प्रॉपर्टीज के हिसाब से ही इसको इधर इधर कर दिया। ओके, अगला करते हैं। अगला जो उसके क्लासिफिकेशन में जो अलगपन था वो क्या था, वो बता रहा हूँ, इसे मैं मिटा दूं। तो क्या बताया कि जो दूसरा यूनिकनेस था वो क्या था, देखिए, एक है गैलियम और दूसरा है जर्मेनियम। ठीक है, गैलियम और जर्मेनियम, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो अभी पीरियोडिक टेबल में हैं, लेकिन जिस वक्त मेंडलीव था या क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस टाइम में ये एलिमेंट नहीं थे। जिस वक्त मेंडलीव क्लासिफिकेशन किया था, अपना क्लासिफिक कर रहा था, तो उस वक्त ये एलिमेंट नहीं थे। लेकिन उसने जो ऑब्जर्वेशन किया, जितने भी उस वक्त के एलिमेंट थे, उन सारे एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज थे, सबको ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसने महसूस किया कि कुछ एलिमेंट्स अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, कुछ एलिमेंट अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए, वो आने वाले दिनों में डिस्कवर होंगे। और अगर वो डिस्कवर्ड होंगे तो उनका कितना एटॉमिक मास होगा, कितना डेंसिटी होगा, कितना मेल्टिंग पॉइंट होगा, किस तरह का ऑक्साइड फार्मूला कंपाउंड बनाएगा, क्लोराइड कंपाउंड किस तरह से बनाएगा, वो सारे प्रॉपर्टीज वो उसने लिख दिए। और पीरियोडिक टेबल में उसको जगह भी दे दिया कि ये जब पैदा होंगे, जब वो एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो वो यहाँ पे आएंगे। एक का एल्यूमिनियम, एक का एल्यूमिनियम और दूसरे का नाम रखा है एक का सिलिकॉन। क्या मतलब समझ में आया कि जिस जमाने में वो पीरियोडिक टेबल बना रहा था, तो जो ऑब्जर्वेशन चल रहा था, तो उसमें क्या देखा कि कुछ एलिमेंट जहाँ पे कुछ ऐसी जगह लग रही कि यहाँ पे एक एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त उसके पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट था भी नहीं। तो वो क्या देखा कि उसने बताया कि अभी तो कुछ एलिमेंट नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट आने वाले दिन में डिस्कवर होंगे, उनका ये प्रॉपर्टीज होगा और इसका ये पोजीशन होगा। ठीक है, बाद में बताते कि बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, कौन सा, जर्मेनियम, यानी पीरियोडिक बनने के बाद, मेंडलीव के मरने के बाद जर्मेनियम का डिस्कवर हुआ, गैलियम का डिस्कवर हुआ, जर्मेनियम का डिस्कवर हुआ, और वो जो जो प्रॉपर्टीज बताया था वही प्रॉपर्टीज इसके थे। और जहाँ पे उसने जगह दिया था पीरियोडिक टेबल में, अपने पीरियोडिक टेबल में, वो वहीं पे आके लगा। यानी एक का दिया था कि एक एलिमेंट यहाँ आएगा जो अल्युमिनियम के जस्ट नीचे आएगा, उसका नाम रखा एक का अल्युमिनियम। यानी वो एलिमेंट ऐसा है जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज अल्युमिनियम से मिलता जुलता रहेगा। और वो कौन सा एलिमेंट था, वो गैलियम था। ठीक है, ये गैलियम है जिसका प्रॉपर्टीज अल्युमिनियम से मिलता जुलता है। लेकिन उस जमाने में नहीं था, वो बाद में डिस्कवर हुआ, ये बाद में डिस्कवर हुआ। और यहाँ पे जो जगह वो ब्लैंक छोड़ के गया था, बाद में वो यहाँ फिट हुआ है। इसी तरह से एक ब्लैंक यहाँ छोड़ा था सिलिकॉन के नीचे, एक का सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे, ये एक का सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन की तरह मिलता जुलता। तो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ वो था जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज की तरह था ये, तो इसीलिए इसका एक का सिलिकॉन इसका नाम था। लेकिन ये बाद में डिस्कवर हुआ है और बाद में इसी जगह पर फिट हुआ। और कौन कौन से प्रॉपर्टीज उसने बता गए थे और डिस्कवर होने के बाद उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, कितना सिमिलरिटी था, कितना डिफरेंस था, वो मैं एक टेबल में बताता हूँ, एक टेबल बना के दिखाता हूँ, ताकि पता चले कि वो कितना फार साइड था, कितना दूर अंदेश था।
यानी जो एलिमेंट नहीं था उस एलिमेंट के बारे में भी उसने बता दिया और अपने पीरियोडिक में उसको जगह खाली छोड़ गया और ये बताया कि आने वाले दिनों में ये एलिमेंट मिलेंगे और इस जगह पे आएंगे और ये प्रॉपर्टीज होगा। वो प्रॉपर्टीज में अभी अब वो प्रॉपर्टीज का मैं टेबल बना के दिखा रहा हूँ अभी आपको, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई। ये दूसरा यूनिकनेस था। अभी मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ, इसे नोट कर लिया। प्रेडिक्ट किया था जो मेंडलीव ने एक का सिलिकॉन एक का एल्युमिनियम एक का सिलिकॉन का जो पीरियोडिक टेबल में अपना प्रॉपर्टी जो प्रिडिक्ट किया था, जो बताया था, और बाद में जब गैलियम जर्मेनियम डिस्कवर हुए उनका जो प्रॉपर्टीज मिला था उसका यहाँ पे कंपेयर करके ये टेबल दे रखा है। ये एनसीईआरटी का ही टेबल है लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बताया कि एटॉमिक वेट जो एक का एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम की तरह मिलता जुलता था, ये प्रिडिक्ट किया था किसने? मेंडलीव ने। कितना होगा इसका एटॉमिक वेट? 68 के आसपास आना चाहिए, ये मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया था। बाद में जब गैलियम मिला तो वो एक का एल्युमिनियम की तरह यानी उसके नीचे आया और उसका एटॉमिक मास 70 आया। तो 68 70 बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके एकदम पास में एटॉमिक मास उसने प्रिडिक्ट किया था। इसी तरह से एक का सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन की तरह मिलने वाला जो एलिमेंट होगा जो बाद में मिला उसका नाम हुआ जर्मेनियम। तो इसका एक का सिलिकॉन में उसने मास कितना बताया था? 72। यहाँ पे एटॉमिक वेट जो था ये 72 प्रिडिक्ट किया था मेंडलीव ने, लेकिन बाद में मिला तो उसका किया गया तो 72.6 आया। तो कितना करीब बताया उसने, जिस एलिमेंट को देखा भी नहीं, जो एलिमेंट था भी नहीं उस वक्त, उसका एटॉमिक वेट पहले से उसने ऑब्जर्व करके एनालिसिस करके बताया और बिल्कुल करीब में उसका आंसर है। ठीक इसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टीज है डेंसिटी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दे रखा है। उसने प्रिडिक्ट किया 5.9 और जब गैलियम मिला तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मिला डेंसिटी मिला 5.94, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम मिला। जितनी बात में इसी तरह से जो उसने प्रिडिक्ट किया था मेल्टिंग पॉइंट जर्मेनियम का वो था 5.5, लेकिन जब जर्मेनियम डिस्कवर्ड हुआ उसके बाद दिया गया तो उसका 5.36, ये उसका डेंसिटी आया। ये भी 5 से ऊपर ही था, इसने बताया भी था, आया भी इतना ही। कितनी बात में कितना नियरेस्ट था ये ऑब्जर्वेशन उसका। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट बताया कि बहुत लो होगा। इसके लिए गैलियम के लिए जो एलिमेंट पता चलेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया। बाद में जब गैलियम पता चला तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मिला है 302.93 93। ये 302 कितने के डिग्री के बराबर होगा? 29 डिग्री के बराबर। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना 0 डिग्री 273 होता है, 0 डिग्री 273 होता है। तो ये 20 देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 0 डिग्री को सेल्सियस में ये 273 होता है। 27 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो ये 300 हो जाता है। अब ये था ये केल्विन के टर्म में। अब 302 है तो ये 29 होगा तो ये 302 होगा। तो 29 तो रूम टेम्परेचर होता है। हमारे यहाँ तो गर्मियों में 40 42 46 टेम्परेचर होता है, 25 26 तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट उसने प्रिडिक्ट किया, ये भी बहुत है, रूम टेम्परेचर के बराबर था मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह से उसने मेल्टिंग पॉइंट बताया किसका? जो प्रिडिक्ट किया था उसने वो हाई बताया था कि जो एलिमेंट डिस्कवर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। और वो देखो केल्विन में आया है 1231, 1000 में पहुँच गया, 1000 में पहुँच गया इसका मेल्टिंग पॉइंट जर्मेनियम का। जो उसने बताया था हाई होगा तो आ गया। ठीक इसी तरह से बताया क्या? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, यानी कि वो एलिमेंट जब ऑक्साइड बनाएगा तो किस तरह से बनाएगा? तो ये एलिमेंट E2O3 यानी कि ये E फॉर एलिमेंट, वो जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसका इस तरह से ऑक्साइड का कंपाउंड बनेगा। बाद में जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो Ga2O3 इस तरह का ऑक्साइड मिलता था। तो सेम से मिला ऑक्साइड का। ऐसे ही उसने प्रिडिक्ट किया था EO2 यानी एलिमेंट, और वो ऑक्साइड बनाएगा जो दूसरा होगा जो सिलिकॉन की तरह मिलेगा। और बाद में जब हमारा जर्मेनियम पता चला तो उसका जर्मेनियम O2 बिल्कुल सेम ऑक्साइड का। कितनी बात, मैं एक एक एलिमेंट को बता रहा हूँ इसमें। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड
यानी क्लोराइड से कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा, ECl3, यानी वो एलिमेंट प्लस क्लोरीन के साथ ट्वाइस 3 क्लोरीन उसके साथ अटैच होंगे। लेकिन जब गैलियम मिला और उसका क्लोराइड का कंपाउंड चेक किया गया तो गैलियम ट्राई क्लोराइड बिल्कुल सेम। ऐसे ही ECl4, यानी एक का सिलिकॉन के एलिमेंट के बारे में बताया कि ये क्लोराइड जब बनाएगा तो 4 क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच होगा, और जब डिस्कवर होगा तो ये जर्मेनियम टेट्रा क्लोराइड ये कंपाउंड मिलता है। यानी क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी उसने प्रिडिक्ट किया था ऑलमोस्ट उसी के पास बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ, फिर बाद में जब उसकी प्रॉपर्टीज तो उसका बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। चला जरा सा कहीं कहीं डिफरेंस आया, तो क्या समझ में आया कि उसका जो सोचने का जो तरीका था बहुत ही अलग था। उस ज़माने में तो लोग उसको समझ नहीं सके, लेकिन बाद में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मैच करा करा कर देखा गया तो देखा गया कि बिल्कुल वैसे ही आ रहा है ये। तो ये दूसरा यूनिकनेस था, ये दूसरा जो उसका क्लासिफिकेशन जो अलग था, वो इस तरह के दूसरे जो यूनिक फीचर था वो ये था। तीसरा ये कि उसने जितने भी एलिमेंट थे उस ज़माने में बताते 57 एलिमेंट थे मेंडलीव के, 10th क्लास के बुक में दे रखा 57 एलिमेंट थे उस ज़माने में, जिस ज़माने में मेंडलीव क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि सारे एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर दिया, सारे एलिमेंट को अरेंज किया। जैसे हम लोग बताए थे ना कि न्यूलैंड तो कैल्शियम तक किए और कुछ लोग कुछ एलिमेंट तक किए, बाकी सब रह जा रहा था। लेकिन नहीं, मेंडलीव के टाइम में उसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है, और वो एलिमेंट जो पता नहीं था उसको भी बता दिया। और उससे बड़ी बात क्या कि उसने जब अरेंज किया तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको उसने पीरियड कहा, और जो वर्टिकल लाइन था उसको उसने ग्रुप कहा, और बताया कि 7 पीरियड्स होंगे और 8 ग्रुप्स होंगे। वो अपना जितना भी क्लासिफिकेशन मैं ये अटैच कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं उसका पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी के हॉरिजॉन्टल में। तो यानी कि अभी मैं ये मिटा दूँ, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिए। फिर मैं इसका बताता हूँ कि कैसे उसने, वो भी यूनिक फीचर था, वो भी यूनिक फीचर है मेंडलीव, ठीक है। तो जो मेंडलीव का अगला जो यूनिकनेस था वो क्या था, वो देखिए, बोला कि जितने भी एलिमेंट थे वो सबके सबको उसने अरेंज कर दिया, और इस तरह से क्या देखा गया, ये ऐसे मेंडलीव ने जो अरेंज किया, जितने भी एलिमेंट को अरेंज किया, वो इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाते हैं, जैसे उसको उसने नाम रखा सीरीज। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसका पीरियड नाम रखा गया, मॉडर्न में पीरियड बोलते हैं, मगर ये उसने रखा था सीरीज। इसने बनाए थे 7, 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज बनाए। मॉडर्न में भी 7 पीरियड्स आते हैं, ऐसा नहीं कि मॉडर्न में ज़्यादा है। तो इसका मतलब वो जितना सीरीज बनाया था वो उतना ही पीरियड बन गया, खाली नाम बदला, लेकिन 7 उसने दिया तो 7 इसमें भी है। और ये जो ऊपर से नीचे आता है तो इसको फैमिली नाम दिया, लेकिन मॉडर्न में इसका नाम रखा गया ग्रुप, ठीक है, इसका नाम रखा गया ग्रुप। इसने 8 पीरियड रखा है, ओ सॉरी 8 ग्रुप नाम दिया, 8 ग्रुप है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे उसने 8 ग्रुप बनाए, यानी 8 फैमिलीज बनाए। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से ये 18 ग्रुप है। कितने, मॉडर्न में 18 ग्रुप है। ये तो ऐसे ही है, जैसे था वैसे ही है, लेकिन जो 10 और ऐड हुए हैं वो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पता चला तो उसमें SPDF, ऐसे हम लोग पढ़ते ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जो डी ग्रुप के एलिमेंट थे उनको अलग से डी ग्रुप को अरेंज किया गया। तो डी में तो 10 एलिमेंट आते हैं, तो 10 वो, और ये जो S एंड P थे वो मिलाकर टोटल 18। तो अब मॉडर्न में 18 क्लासिफिकेशन 18 ग्रुप आते हैं, लेकिन वो जो पुराने थे ये जो एज इट इज थे, यानी कि जो मेंडलीव ने ऐसा से सजाया था, ये मेंडलीव के जो क्लासिफिकेशन था मॉडर्न में भी एज इट इज है, वो S एंड P ग्रुप के नाम से है। और डी ग्रुप का बीच में ऐड हो गया, देखा होगा आप पीरियोडिक टेबल में डी बीच में आया है, उसको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, और ए ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं। तो जाहिर है और भी ज़्यादा उसको, मॉडर्न के टाइम में तो 114 एलिमेंट है, आज के डेट में हम लोग 114 एलिमेंट मानते हैं। तो लेकिन जिस वक्त तो मेंडलीव था उस वक्त
63 एलिमेंट के आसपास थे, 63 एलिमेंट थे। तो उस ज़माने में थोड़े से और बढ़े होंगे, लेकिन वो सारे एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया 7 पीरियड में 8 ग्रुप में, और जहाँ पे एलिमेंट को रखा गया था वो एलिमेंट मॉडर्न में भी वहीं पे आते हैं। इसका मतलब ये कि 7 पीरियड इसने बताया, 7 सीरीज इसने बताया था, और 7 पीरियड के नाम से वो भी आया। तो इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है, बिल्कुल सेम आया। ऐसे ही ये जो 8 ग्रुप दिया उसने, तो वो 8 ग्रुप एज इट इज है, खाली एस एंड पी के नाम से आ गया कि एस ग्रुप एलिमेंट, पी ग्रुप एलिमेंट, या फिर डी ग्रुप एलिमेंट जो बीच में आते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट जो नीचे आता है। इतना ही डिफरेंस हुआ है। तो क्या समझ में आया कि मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था वो अनसीन फार साइड था, यानी कि देखा हुआ तो नहीं था, लेकिन बहुत दूर की सोच के, समझ के, एनालिसिस करके, एक बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वेशन करके उसने क्लासिफिकेशन किया गया था। या यूं कहिए कि उस ज़माने में वो चीज़ जो दिखा नहीं था उसको भी उसने रियलाइज करके क्लासिफाई कर दिया। तो ये यूनिक फीचर था मेंडलीव का, जो पिछले जो लोग क्लासिफाई किए थे, जैसे हमारा डबनियर थे, न्यूलैंड थे, लोथरमेयर थे। लोथरमेयर के बताया था वो एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे किए थे। वो उतना सक्सेसफुल, उतना फार साइड, उतना क्लैरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं था, तो इसीलिए वो उतना अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए जितना कि मेंडलीव ने किया। और ये जो क्लासिफिकेशन का जब बुकलेट के फॉर्म में, यानी बुक के फॉर्म में 1905 में ये पीरियोडिक टेबल जो है ना मेंडलीव का प्रिंट आउट हुआ, यानी प्रिंट हुआ, पब्लिश्ड हुआ। ये कितनी बात समझ में आई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में बना है, 1913 में मॉडर्न बना है, लेकिन ये उस वक्त बन गया था 1905 में। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? अब एक चीज और देख लीजिए कि इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन उस वक्त तो पहचान में उसकी पहचान नहीं मिली, और उसके बाद वो 1907 में मर भी गए, डेथ भी हो गया उनका। तो फिर क्या हुआ? पोस्थुमली उनको नोबेल प्राइज दिया गया, बताते हैं कि पोस्थुमली। और एक उसको यादगार रखने के लिए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एक एलिमेंट का नाम मेंडेलियन भी रख दिया गया। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 है, 101 जिसका एटॉमिक नंबर है, उसका नाम रख दिया गया मेंडेलिवियम। तो मैं उसका, और जिसने रखा उसको बताता हूँ। तो अब क्या है कि 101 नंबर एलिमेंट जो है वो मेंडलीव के नाम से, मेंडलीवियम के नाम से जाना जाता है, और जिसने दिया उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। अब ये हुआ कि मेंडलीव अमर हो गया। जब तक पीरियोडिक टेबल में लोग पढ़ेंगे वो 101 एलिमेंट मेंडलीव के नाम से बना दिया गया है। तो बहुत सारे एलिमेंट का नाम जो साइंटिस्ट के नाम से रख दिया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। तो मेंडलीव का कौन सा है ये हमने बता दिया। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ किसने बताया, किस तरह बताया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये कई सारे यूनिक फीचर थे मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में, जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल माना जाता है, एक्सेप्ट किया गया उस वक्त। क्या बताया कि पीरियोडिक टेबल में जो है 101 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 101 है, उसका नाम है मेंडेलिवियम, उसके नाम से रख दिया गया है उसके यादगार में। ठीक है, और जिसने नाम रखा है उसका नाम है ग्लेन टी सी बर्ग, इसने नाम रख दिया उस एलिमेंट का नाम नोमेनक्लेचर में। कितनी बात सुन में आई? वैसे इसका दूसरा नाम भी है, वो हम लोग पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे नोमेनक्लेचर में, मगर इसका नाम 101 का मेंडलीवियम भी कहलाता साइंटिस्ट के नाम से। एक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में बस एक ये कह सकते हैं कि जो नोबल गैस थे, जैसे आज की डेट में नोबल गैस मिलते हैं ना, हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, उस जमाने में नोबल गैस के बारे में वो नहीं बताया था। तो यूँ कह सकते हैं कि उसके पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस की जानकारी नहीं थी। ठीक है, उस वक्त नोबल, वो तो गैस के फॉर्म मिलता था ना, तो एलिमेंट तो था नहीं, तो इसीलिए वो उसको, उसके पास था नहीं, तो इसलिए वो अरेंज नहीं किया। लेकिन बताते कि जो हीलियम और नियॉन जब डिस्कवर हुआ, हीलियम या नियॉन, तो वो एक नोबल गैस थे, वो रिएक्ट नहीं करते थे, वो सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में नहीं मिलते थे, वो गैस के फॉर्म में मिलते थे। लेकिन वो दो ही एलिमेंट पहले डिस्कवर हुए, हीलियम और नियॉन। तो उसको देखते हुए बताते कि रमेश में एक ऐसे साइंस थे, उन्हें सोचा
कि अगर नोबल गैस है तो उसकी पूरी फैमिली कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसकी एक पूरे सेम टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए जो ऊपर से नीचे ग्रुप को कंप्लीट करेगा। तो रेमस्बे ने उस पर बहुत काम किया और बाद में बताते हैं कि क्रिप्टन एंड जेनन का डिस्कवर किया, इन्होंने, रेमस्बे ने। लेकिन ये इस तरह से किस तरह से किया, हीलियम और नियोन मिलता था और उस तरह के और भी एलिमेंट होने चाहिए, उसी को देखते हुए उन्होंने इसको काम किया इस पे और उन्होंने इस तरह के एलिमेंट का डिस्कवर किया था। ठीक है, मेंडलीव का समझ में आया, मेंडलीव के काम समझ में आया, कितना इंपॉर्टेंट है मेंडलीव का। तो यहाँ तक मेंडलीव का हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन और वो एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है। तो आज हम लोग इसी पे यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में करेंगे। वो बच्चे जो लोग आगे तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस होते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन मिल रहा है, और साथ ही हमारा लाइफ ऑनलाइन ऑफलाइन में दोनों में से किसी में भी जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।